नमस्कार। कुछ कहानियाँ ऐसी नमस्ते। होती हैं जो प्रेरणा देती हैं और ऐसी कहानियाँ बताई और सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे ऐसी कहानियों से लोग सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे प्रेरणादायक इंसान जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में जगह बनाया है उन्होंने। और खास बात एक और है कि नौकरी करते हुए, वो भी पुलिस की नौकरी करते हुए, पुलिस की नौकरी में कहते हैं समय कम मिलता है, छुट्टियां कम मिलती हैं और उसके बाद यूपीएससी जैसी परीक्षा जिसे हम दुसाध्य परीक्षा कहते हैं, उसको संजीव कुमार ने पास किया है, उत्तीर्ण किया है। सबसे पहले संजीव, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि आप पुलिस में रहते हुए आपने यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास किया है, अपना स्थान पाया है। सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में कि संजीव कुमार कौन हैं और इनकी कहानी इनकी से, संजीव कहानी से कुमार की संजीव कहानी कुमार की से कहानी हमें से क्या सीखना चाहिए, क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो पहले आप अपने बारे में बताएं। सर, जैसे कि आपको ज्ञात है कि मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से संबंध रखता हूँ और जो मेरी स्कूली शिक्षा है वो गाँव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है। उसके पश्चात सर मैंने जो है अपनी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में धर्मशाला डिग्री कॉलेज से किया है और मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से की है पॉलिटिकल साइंस में। और अगर मेरे घर पे बात किया जाए तो मेरे फादर जो हैं वो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं और मेरे मदर भी घर में ही गृहिणी का काम सँभालते हैं और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम रितु है और मेरा एक बेटा है 2.5 वर्ष का सर। संजीव, जैसा मैंने देखा कि आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस की नौकरी की, क्या आपको उसके पहले यूपीएससी के बारे में जानकारी थी कि यूपीएससी कोई ऐसी परीक्षा होती है और शुरू से आपने तैयारी कर दिया था, या पहले पुलिस की नौकरी में गए उसके बाद से आपको पता चली, इस बात की जानकारी हुई और उसके बाद आपने तैयारी शुरू की? कब तैयारी आपने कब शुरू की? हाँ सर, मेरी वर्ष 2016 में ग्रेजुएशन हुआ था, मैं पास आउट हुआ था जब, तो मुझे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा उसके बारे में नॉलेज नहीं था। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे ये आगे लगा कि अब मैं आगे क्या करूँगा क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसे साधन थे, मैं बीपीएल फैमिली से आता था, तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो मैं पब्लिक लाइब्रेरी है धर्मशाला में, मैंने वो जॉइन किया और वहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी तैयारी की जाती है, तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो है पेपर वो भरा था मैंने और वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स और मेंस पास करके इंटरव्यू भी दिया था 2017 में। लेकिन मुझे ये था कि एक बैक ऑफ द माइंड कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो फिर मैंने वो तैयारी भी छोड़ दी, उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की। और मैंने उसमें 5 बार जो है प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखे हैं, उसका इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर 3-4 वर्षों का स्ट्रगल देख के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कोई छोटी नौकरी ले लेनी चाहिए, कोई भी नौकरी हो। लेकिन फॉर्च्यूनेटली मैं हिमाचल पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर नियुक्त हो गया 2020 में। तो उसके पश्चात लेकिन मुझे यही था कि मुझे कुछ और करना है। तो लास्ट में मैंने यही सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन जब मैं पुलिस में बतौर एज़ ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एज़ ए एडिशनल एसएचओ काम कर रहा था, तो समय नहीं मिल पाता था। लेकिन फॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ कि मेरी पोस्टिंग जो है स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो में हो गया 2024 दिसंबर में। तो वहाँ पे जो है 10 से 5 ऑफ़िशियल टाइम जो है वो रहता है काम करने का। तो सुबह-शाम मुझे टाइम मिलने लगा तो मैंने दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू की और इस बार मैंने यूपीएससी का लक्ष्य रखा था कि मुझे ही करना है। तो वही सुबह-शाम का जो टाइम मिलता था और जो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पढ़ाई की और जो 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था मेंस लिखने का जो स्टेट पीसीएस का था, उसकी वजह से जो है मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। आपने एक बात कही और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। मुझे लगता है कि जितने प्रतियोगी हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए खास तौर से बड़ा जानना जरूरी है कि आपको ग्रेजुएशन तक ये पता ही नहीं था कि यूपीएससी नाम की कोई चीज भी होती है। और लोग सामान्यतया ये मान के चलते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई तो 10+2 के समय से ही शुरू कर दी जाती है और ये बड़ी दुसाध्य सी परीक्षा है। तो जब आपने ग्रेजुएशन के बाद से इसकी पढ़ाई शुरू की,
अब लोगों के मन में एक मेरे मन में भी है कि सामान्यतः कहा जाता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। लोग दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी नगर रहते हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं और 24 घंटे में 18 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ये कोचिंग, वो कोचिंग। अब आप मुझे बताएं कि यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कितना समय आपने दिया और कितना समय काफी है प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के लिए? सर मुझे लगता है कि अगर आप 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ते हैं, तो वो इनफ है। लेकिन मैं टाइम को ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं। एक क्वांटिटी आवर्स होते हैं, क्वालिटी आवर्स होते हैं, अगर वो आप क्वालिटी टाइम्स दे पाते हैं अपनी स्टडी के लिए और एक अगर आपकी अप्रोच जो है, क्योंकि आपको देखना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी जो है 10-12 घंटे पढ़कर नहीं, बल्कि एक सिलेबस है, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर आप उनको साथ में रख के पढ़ेंगे आगे, किस प्रकार से यूपीएससी की डिमांड रहती है, क्या पूछा जा रहा है, उसमें करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस कितना है, किस सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता है कि आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने हैं या बड़ी कोचिंग में जाके जो है पढ़ाई करनी है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। इस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है आप कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। संजीव, लेकिन एक बात, यही बात आई ना कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्वालिटी टाइम, जो पढ़ाई स्टडी, क्वालिटी स्टडी जो करनी है, ये खुद से किया जा सकता है या इसके लिए किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है? मैं तो यही कहूँगा, अगर गाइडेंस कहीं से मिल रही हो तो ले लेनी चाहिए। अगर अच्छी गाइडेंस कहीं से मिल रही है तो उसमें कोई हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं है कि आप किसी अकेडमी में जाके पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सा अच्छी वीडियोज़ हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। आज के समय में ये मुझे नहीं लगता उतना मुश्किल है कि आपको ये पता करना है कि यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये हर कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गाइडेंस मिल सकती है, अगर आप कहीं से कोचिंग भी ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो आपको एक वेल स्ट्रेटेजी आपको बता सकते हैं अच्छे से कैसे किया जा सकता है। एक आंसर राइटिंग के लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं, जहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस के जो आंसर जो आप लिखेंगे, वही इवैल्यूएट होंगे और वही कॉपीज़ के जो मार्क्स हैं, वही एट द लास्ट आपकी सिलेक्शन पे जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हमें नहीं मिला था इसलिए हम नहीं ले पाए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेंस की परीक्षा, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। राइट। तो मेंस की परीक्षा के लिए कितना समय, किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत होती है? उसमें क्या सेल्फ स्टडी से बात हो जाती है या उसके लिए स्पेशलाइज़्ड कोई कोचिंग, किसी टीचर या किसी तरह से ऑनलाइन, ऑफलाइन किस तरह से पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, मेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है प्री और मेंस के बीच में जो है टाइम जो है वो बहुत कम रहता है, 70 टू 80 डेज़ के आस-पास आजकल मिलते हैं। उसमें जो है पढ़ाई जो है आपको आवर्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, 10 से 12 से 14 आवर्स भी पढ़ना है डेली। लेकिन फिर वही बात है कि मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि आपको 3000 से 4000 शब्द के बीच में जो है वो लिखना है, आपको 3 घंटे में बैठ के और दिन में 6 घंटे लिखना पड़ता है जब आप मेंस दे रहे होते हैं। और वो इतना मुश्किल हो जाता है लिखना कि अभी मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर पाता हूँ। कई बार कलम चलती नहीं थी, मतलब हाथ थक जाता था, इतना लिखना पड़ता है। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम का भी हूँ इसमें, तो हिंदी में लिखना आपको शायद पता ही रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहता ही है। तो लिखना की प्रैक्टिस उसके लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है मेंस के टाइम करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सिलेबस इतना बड़ा है, अगर आप उसको पढ़ते चले जाएँगे तो कभी खत्म नहीं होगा। आपको उसको लिमिट करना है, तो आपके पास जो है, जो सिलेबस है यूपीएससी का और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स, उन्हीं पे फ़ोकस रखना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ मिडिएवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री की, आज के टाइम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो पहले के दौर पे पूछे जाते थे, कौन सा दौर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसलिए हुआ। आज के टाइम में कल्चरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये यही देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है और क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जब आप ये पता कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक मतलब नोट जो है अपने लिमिट कर पाते हैं और उसके बेस पे जो आपका मेंस अच्छा हो सकता है। इसी से जुड़ा सवाल, जैसे आपने कहा कि प्री में आपको किसी तरह की मदद नहीं मिली थी, आपने कोचिंग नहीं लिया था। मेंस में आपने किस तरह की कोचिंग ली थी, किसी से आपने सहयोग लिया था?
जी, मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो है 2018 में मैंने एक कोर्स लिया था सरस्वती आईएएस से राजीव मिश्रा सर पढ़ाते हैं। तो वो मैंने एक्चुअली इसलिए लिया था क्योंकि मैं नेट सेट और जेआरएफ क्वालिफाइड था। तो मुझे पीएचडी जो है पॉलिटिकल साइंस से करनी थी एज़ अ सेकंड ऑप्शन अगर मैं प्रशासनिक सेवाओं में नहीं आता तो। लेकिन मैं अनफॉर्च्यूनेटली पीएचडी में नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने सर का वो कोर्स पूरा किया था। तो जो पॉलिटिकल साइंस जो मैंने ऑप्शनल रखा, वो भी इसीलिए रखा क्योंकि सर की क्लासेस की थी, तो एक एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है सब्जेक्ट को लेके, वो मेरे अंदर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई थी और मुझे पता है कि जीएस 2 जो मेंस में होता है, वो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। जो प्रीलिम है, वो भी उसी से रिलेटेड है और एथिक्स में भी और एस्से में भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। तो इसलिए जो है मैंने ये कोर्स क्लासेस की थी उस समय पर। और सर एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ दृष्टि में एक अस्मिता प्रोग्राम होता है, अगर आप हिंदी मीडियम से प्रीलिम क्वालीफाई कर लेते हैं, तो वो लोग आपको फ्री में गाइड करते हैं। जैसे आपको लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं उस कोर्स में भी गया था 60 टू 70 डेज़ के आस-पास, जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी हेल्प भी मिला था। नहीं तो वो स्मिता वाले पैसा लेते हैं, फ्री है वो, क्या है वो, फ्री है? हाँ सर, अगर आप हिंदी मीडियम से क्वालीफाई करते हैं प्रीलिम, ओनली हाँ। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो आपको वो मेंस में गाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए संजीव कुमार से बात करते हुए इस बात की जानकारी और ये एक अच्छी जानकारी सामने आई है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से आप पढ़ते हैं और आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है, ये अपने दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास एक विकल्प है बेहतर गाइडेंस के लिए, बेहतर लाइब्रेरी के लिए कि आप दृष्टि की सेवा ले सकते हैं, उनकी स्मिता प्रोग्राम का सेवा ले सकते हैं। संजीव, तो ये जो दृष्टि का ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम है स्मिता, वो दिल्ली में है? सेंटर कहाँ है इसका? जी, जी, हमें मेरे ख़्याल से इसके 2 या 3 सेंटर हो सकते हैं, लेकिन जो जिस सेंटर में मैं था वो था नोएडा में, नोएडा सेक्टर 15 वहाँ पे था मैं। इसका मतलब दृष्टि का जहाँ-जहाँ पर सेंटर है, वहाँ-वहाँ पर ये व्यवस्था इन्होंने सुविधा दी है। हाँ सर, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि करोल बाग में भी दी थी, अभी सभी जगह तो शायद वो नहीं देते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के इलाकों में ही देते हैं शायद। तो आपने ये कहा कि मेंस के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए राजेश मिश्रा का से पढ़ा आपने, सरस्वती कोचिंग से आपने लिया और दृष्टि की आपने की सहायता लिया था आपने इंटरव्यू के लिए। अब एक आप प्रेम सवाल इन हाँ, बताएँ? जी, जी, जी। जी सर। दृष्टि की स्मिता के लिए की मदद ली थी आपने। इंटरव्यू के लिए कहाँ से लिया था आपने? किससे मदद लिया था? कोई मदद लिया था या खुद से तैयारी करी थी? इंटरव्यू के लिए मैंने खुद से ही तैयारी करी थी, लेकिन मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, मॉक इंटरव्यू दिए जैसे थे आप। हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी जगह दिए थे। ओनली आईएएस में भी दिया था मैंने, फिर विज़न आईएएस में दिया था, वाजीराव रेड्डी में दिया था, अलग-अलग काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे, 8-10 वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे मैंने। तो ये जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं सफलता के लिए? सर मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर वो अगर अच्छे से वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, एक सही राह पे अगर आपको लेके जाते हैं क्योंकि कुछ एक मॉक मैंने देखे वो आपको डिमोरलाइज़ भी कर देते हैं। कर मेरा देते अपना हैं। ही रूममेट था उसको कुछ ऐसा बोल दिया कि आपका नॉलेज कम है, ये है, ऐसे है। इवन वो काफ़ी वेल क्वालिफ़ाइड है, 2 बार मेंस लिख चुका था, काफ़ी नॉलेज था क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं। फिर उसको डिमोरलाइज़ करने के बाद उसका 3 दिन बाद इंटरव्यू था, तो वो काफ़ी उसी प्रोसेस में रहा कि मुझे ऐसा बोला, मेरे मार्क्स कम आएँगे। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने फाइनली उसका हुआ संकल्प था कि नहीं? फाइनली उसका हुआ था कि नहीं? उसने फाइनली उसका नहीं हुआ था लेकिन वो मेंस की वजह से इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स थे उनके। हाँ, कुछ हाँ। और बता रहे थे आप, इंटरव्यू के लिए बता रहे थे कुछ आप। हाँ, मैंने ना संकल्प आईएएस में भी 2 इंटरव्यू दिए थे, जो मॉक इंटरव्यू थे। वो मुझे बहुत सिमिलर लगे ओरिजिनल इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए। जैसे वो बिल्कुल आपका माहौल जो है ना, एक नॉर्मल सा माहौल रखते हैं, एक बातचीत के ज़रिए इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मल ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो जो मेरे को लगा उसका इंटरव्यू का जो पैटर्न रखते हैं वो लोग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब जब मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं सिमिलर मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो वो एक अच्छी फीलिंग्स देता है जिसके कारण आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आता है और आप अच्छा जवाब दे पाते हैं। संजीव, एक चीज़ और इंटरव्यू से जुड़ा हुआ सवाल ही है कि हम एक फ़िल्म आई थी आपने देखा वो 12th पास या 12th फेल ऐसी फ़िल्म आई थी। सर। तो कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू जो होते हैं, उसके जो सवाल होते हैं, जो हम सोशल मीडिया से देखते हैं, फ़िल्मों में देखते हैं कि इंटरव्यू में बड़े अतरंगी से सवाल पूछे जाते हैं, आड़े-तिरछे सवाल पूछे जाते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा था?
नहीं सर, मैं उस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखूँगा कि उस प्रकार से आते हैं। इंटरव्यू मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के, कहीं पे भी उस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल आपकी बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपने क्या स्टडी किया है, आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं या फिर आपका फैमिली में क्या है, उस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और मेनली आप जिस रीज़न से आते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वहाँ का क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ वहाँ पे कौन-सी चीज़ जो है वो वहाँ की जैसे किसी चीज़ को अगर जीआई टैग मिला है, तो क्यों मिला है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से था, तो उस टाइम पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वो वहाँ से आपको पता है उठा लिया था। किडनैप कर हाँ। लिया, जैसे उठा लिया था। तो वो काहे को क्यों हुई ऐसी सिचुएशंस या फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो क्यों हुआ? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफ़ॉर्म की बात हो जाए। तो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो उन चीज़ों पे बात हुई। अनफॉर्च्यूनेट मैं रहा क्योंकि मेरे पास 5 साल का पुलिस एक्सपीरियंस था, तो उस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन मेरे साथ में कलीग हैं डॉक्टर, तो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन डॉक्टर्स पे पूछे गए थे पहले दिन। तो ये चीज़ें हैं लेकिन अनसर्टेन रहता है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं और आपने क्या पढ़ा है, आप कहाँ से आते हैं? मतलब आपको पर्सनली जानने की कोशिश की जाती है जहाँ तक मुझे लगता है और 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो ब्लफ किए जाते हैं कि आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी जैसे को जैसे जानने को जैसे जैसे कोई सवाल आप मुझे बता ज सकें? जैसे मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था एक मेंबर ने कि आप 10 सालों से 12 सालों से पुलिस सर्विसेज़ में हैं। फिर मैंने उनको कह दिया कि सॉरी सर मैं पिछले 5 साल से ही पुलिस में हूँ, 10-12 सालों से नहीं। फिर उन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे चले गए। तो वो छोटे-छोटे बीच में फैक्ट्स पूछने की कोशिश करते हैं। जैसे डीप इनसाइट भी ढूँढने की कोशिश की, जैसे उन्होंने मुझे जीआई टैग के बारे में पूछा, एक प्रोडक्ट को मिला यहाँ से कांगड़ा टी है, तो उसको मिला है। फिर बोलते कि जीआई टैग कौन देता है? अगर आप वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे एक बेंगलुरु चेन्नई बेस्ड जो है एक रजिस्ट्री है वो देती है, फिर वो किस डिपार्टमेंट में आता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है, फिर वो किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जानने की कोशिश ये भी करते हैं कि आप डीप जाते हैं किसी चीज़ में या नहीं जाते हैं, या तो आप ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी सारा ऐसा देखा कि वो पर्सनैलिटी को आप जो क्वेश्चन्स हैं, उनके ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है इंटरव्यू का मकसद भी यही होना चाहिए और मुझे ओवरऑल ऐसा ही लगा कि अच्छा इंटरव्यू जाता है यूपीएससी में। एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है, हमेशा याद रहता है। मेमोरीज़ आज भी याद रहती हैं, कमरे में बैठे लेकिन हुए आप इंटरव्यू दे लेकिन रहे हैं। आप लेकिन आप सोच कर गए थे कि आपकी पुलिस सेवा से आपके डिपार्टमेंट से सवाल पूछे जाएँगे, राइट? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बहुत तैयारी की थी उस चीज़ को लेके क्योंकि पुलिस में बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स पुलिस को आपको पता है किस तरीके से लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली या कुछ भी बोलें नहीं पूछा गया कोई भी सवाल। कैसे मार्क्स आए थे आपके इंटरव्यू में? अच्छे मार्क्स आए थे कि? हाँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे 184 मार्क्स थे लेकिन बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स थे क्योंकि जिस बोर्ड में मैं था वहाँ पे लिबरल मार्क्स मिलते हैं ऐसा मतलब एक मिथ बोल सकते हैं धारणा बनी हुई है, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स संजीव, एक माध्यम परीक्षा में यूपीएससी में हमेशा से माध्यम की बात होती है, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम। आप हिंदी माध्यम वाले हैं। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि हिंदी वालों की तो सफलता की दर बहुत कम है। वो पहले ही डिमोरलाइज एक तरह से होते हैं। आप क्या कहेंगे कि माध्यम मीडियम का कितना महत्व है यूपीएससी के एग्जाम में? सर, आज के समय में मुझे लगता है उतना महत्व माध्यम का रहा नहीं है क्योंकि आपको हर एक रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं। मेरा ये प्रथम प्रयास था यूपीएससी का, अगर देखा जाए क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस की ही तैयारी करता था। प्रीलिम मैंने दे रखे थे यूपीएससी के लेकिन कभी भी सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया था। इस बार जब मैंने दिया तो हिंदी से ही दिया, मेंस भी हिंदी में ही लिखा, इंटरव्यू भी हिंदी में ही दिया और फर्स्ट एक सीरियस एफर्ट में जो है प्रथम में ही मेरे को सफलता मिल गई। आपके पास सारे रिसोर्सेज़ आज के समय में अवेलेबल है। बस एक स्ट्रैटेजी की कमी मैं ज़रूर देखता हूँ, हिंदी मीडियम में मतलब हर कुछ पढ़ने का प्रयास जो किया जाता है, वो कहीं न कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे लगती है। जैसे ही मेरे दोस्त जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो बहुत ही स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं चीज़ों को, सिलेबस हो गया,
पीवाईक्यूज हो गए, उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं और अपने मेंटर से लगातार मेंटरशिप लेते रहते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में वही है कि रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा रखने हैं अपने पास, लिखने की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ, ये है कि हिंदी लिखने में चैलेंजिंग है और हम्म, आपको शायद अभी भी उतना कहीं-कहीं किसी-किसी सब्जेक्ट में जो है आपको उस तरीके से रिसोर्सेज़ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं देखूँगा तो उतना चैलेंजिंग है नहीं। अगर मैं इतने कम समय में टोटली मेरे पास 70 टू 80 डेज़ थे मेंस के लिए, अगर उसमें मैं कर सकता हूँ और मेरा नाम आ सकता है, तो आई थिंक आज के टाइम में उतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए और हर कोई इसको कर सकता है, अगर वो दिल से लग जाए कि मुझे करना है तब। इंटरव्यू में कहीं से भी आपको लगा कि इंटरव्यू में माध्यम का कुछ असर होता है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने बीच में बाइलिंगुअल करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कहीं नहीं किया कि बिल्कुल इंग्लिश में ही क्वेश्चन पुट कर दिया हो या इंग्लिश में ही आंसर चाहते हों। बिल्कुल भी नहीं, वो जैसे भी पूछ रहे थे, जैसा मैं कंफर्टेबल था, जैसा मैं आंसर दे रहा था, वो उसी हिसाब से बात कर रहे थे मेरे से। तो इंटरव्यू में मुझे मीडियम का कोई रोल लगा नहीं एज़ सच। अब एक सवाल ये कि आपको 844वां 844th रैंक आया है सर और एक तरह से पहला प्रयास है आपका। जी। क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कौन सा पद मिलने वाला है? जो मुझे संभावना है अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सर्विस मुझे 100% मिल सकती है, लेकिन 10% चांसेस हैं कि आईपीएस भी मिल सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप यूपीएससी दे रहे थे तो आपके मन सर में कुछ तो होगा कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईपीएस आईएफएस बनना है। उस समय आपके मन में क्या था? सर पहली प्रेफ़रेंस तो मेरी हमेशा से आईएएस ही रही है। क्योंकि जब से मैंने सोचा था प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, जब मुझे पता चला था कि ऐसे आईएएस सर्विस होती है, उसमें इस प्रकार से डीसी लगते हैं, कमिश्नर लगते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड तो वही चीज़ रहती है कि वही बनना है। लेकिन जब पुलिस सेवा में गया, मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने आईपीएस देखे या और भी सर्विसेज़ देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सारी सर्विसेज़ जो हैं काफ़ी स्कोप देती हैं काम करने का। आप कहीं पे भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं, अलग-अलग ब्यूरो में जा सकते हैं, जैसे रेवेन्यू सर्विसेज़ में भी मैं देख रहा था। लेकिन अभी देखते हैं, एक अटेम्प्ट है मेरे पास। हाँ, वही अगला सवाल यही था कि आप अपना रैंक सुधारने के लिए एग्जाम तो देंगे ही ना? जी सर, हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें एक और मौका यूपीएससी ने दिया है। अभी नई पॉलिसी में जो है यूपीएससी ने ऐसा सिस्टम लाया है कि अगर जो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ़ एक मौका रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे हम 25 के हैं, तो हम सिलेक्टेड हैं, हम 26 में एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन जो पॉलिसी अभी-अभी आई है, इसलिए हमें 27 के लिए एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, या तो हम 26 का अटेम्प्ट दे सकते हैं, 27 दे सकते हैं। तो मैंने 26 का नहीं दिया, तो मेरे पास 27 का एक अटेम्प्ट बचते हैं अभी। तो ये प्रिविलेज्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप ही के लिए व्यवस्था आई है शायद, हाँ? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है सर। अच्छा, चलो, तो संजीव एक बात और बता दीजिए, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पहली प्राथमिकता यूपीएससी आईएएस, क्या लगता है एक आईएएस समाज में क्या बदलाव ला सकता है? या आपने कहा कि मेरी प्राथमिकता आईएएस, तो आईएएस मात्र इसलिए कि वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसलिए, या वो समाज में कुछ व्यापक बदलाव कर सकता है इसलिए? नहीं सर, सबसे बड़ा पद तो है ही है, वो अलग बात है। लेकिन एक बदलाव की बात जो आपने की, वो बदलाव मैं अपने गाँव से ही देख पा पहुँचते हैं, तो हमारे गाँव वालों को ही क्या मोटिवेशन मिलता है। जिस गाँव से मैं आता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी फैमिली से भी फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ और वहाँ पढ़े-लिखे लोग नहीं, मेरे साथ वाले 8-10 इतना ही पढ़े-लिखे हैं। तो वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है, जब आप सिलेक्ट कि वो कहीं न कहीं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, एक बदलाव वहीं से शुरू हो जाता है। और दूसरा मैंने देखा है एज़ ए बतौर आप जिलाधिकारी या फिर पुलिस अधीक्षक भी हम लोग देखते हैं कि वो कितना काम कर पाते हैं अपने पद पर बैठे हुए। वो अगर आप एक अच्छी दूरदर्शी सोच रखते हैं और चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का निपटान जो है वो समय पर हो जाए, या फिर किस प्रकार से जो है आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है एक ज़िले में अच्छी व्यवस्था चला सकते हैं। वो सब हम देखते रहते हैं डेली बेसिस में, तो पिछले 5-6 सालों से प्रशासन के साथ ही काम करते हैं हम लोग। तो बहुत अंतर ला सकते हैं, ना कि इसलिए कि सबसे बड़ा पद है, पद होने के साथ-साथ में जो पावर्स उस रैंक पे आपको मिलती हैं, और पावर्स के साथ में आपको जो लोगों का सहयोग भी मिलता है, और हमारे यहाँ पे एक समाज में उनकी जो इज़्ज़त भी है,
उसके कारण उनको बहुत सारा सुकून मिलता है कि वो बहुत बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं और उसके अंदर वो इच्छा शक्ति है। अब ऑफ कोर्स बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। संजीव, आपने जैसा बताया कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप हैं, आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं। तो क्या उन्हें आपने कहा कि जब आपको ही नहीं पता था ग्रेजुएशन तक यूपीएससी टाइप की कोई परीक्षा होती है, इस तरह की कोई परीक्षा, इस तरह की कोई नौकरी भी है। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा, आपको सफलता मिलने के समय शायद पता होगा कि ये क्या है? हाँ सर, मैंने अभी घर में बताया भी नहीं था कि मैंने यूपीएससी का इस प्रकार से प्री होता है, वो क्वालीफाई किया है, फिर मेंस होता है, मैं दिल्ली गया था। मैंने तो उनको ये बता रखा था कि कोर्स है हमारा पुलिस का, वो करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि इतना क्यों पढ़ता है, इसको नौकरी लग गई है, ये तो इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ा पद है। तो जब मैं जी, सिलेक्ट हो गया तो मैंने उनको यही बताया था कि मैंने कोई एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो पास कर लिया है और मेरे को उसमें रैंक भी मिल गया है। तो उनको 1-2 दिन बाद किसी से पता चला कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये एग्ज़ाम होता है। तो फिर सुनने में आया था कि मतलब वो बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो अभी भी नहीं उनको पता है कि कौन-सी यूपीएससी क्या सर्विस है? क्या होती है, यूपीएससी क्या है। लेकिन बस इतना पता है कि हाँ, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस पे पहुँच गए हैं जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो अच्छा, एक इतना बात और आइडिया है। बताइए, ये चूँकि आप शादीशुदा हैं, आपका एक बच्चा भी है, आपकी श्रीमती जी हैं। अ, अमूमन ये कहा जाता है कि शादी हो गई तो थोड़ा पढ़ने-लिखने में अ, बाधा होती है। एक तो आप नौकरी कर रहे थे, वो भी पुलिस की नौकरी। ऊपर से दूसरी पुलिस वाली मतलब पुल पत्नियाँ भी पुलिस से कम नहीं होती हैं, तो घर में पत्नी, बाहर पुलिस की वर्दी। कैसे मतलब कितना उनका कंट्रीब्यूशन बताइए पत्नी का आपके मतलब परिवार का ज़ाहिर-सी बात है होता है, लेकिन पत्नी का कंट्रीब्यूशन बताइए, उन्होंने किस तरह से आपको मदद किया? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। जब मैं नेट सेट जेआरएफ उसकी तैयारी की, तो मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ झुकाव होने के कारण पड़ा। वो भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हम साथ में पढ़ते थे दोनों। तैयारी करते थे, वो भी तैयारी करते थे। तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी मुझे उन्हीं से शुरू में आइडिया हुआ कि ऐसे प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी होती है। तैयारी करते-करते हम लोग स्टेट पीसीएस के लास्ट इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुँचे। तो ये बात सर मैं 16-17 की बात कर रहा हूँ, 2022 में हमारी शादी हो गई जब मैं पुलिस में था। तो शादी होने के बाद भी उसको यही लगता था कि आपके अंदर कुछ बात है, आप कर सकते हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड में है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो लगातार मोटिवेशन था और मुझ पर विश्वास भी था कहीं न कहीं कि ये इसने पक्का कर लेना कहीं न कहीं। फिर बेटा हो गया तो बेटे की ज़िम्मेवारी सँभालते-सँभालते उनकी तैयारी भी छूट गई कहीं न कहीं। लेकिन मुझे जो है फ्री हैंड था कि आप तैयारी करो, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मैंने भी उनका मान रखा, जो मेहनत थी उनकी, जो उनका क्या बोल सकते हैं, कहीं न कहीं संघर्ष था। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करती रही और जो फैमिली बैकग्राउंड थी, जो उनका भी हमने घरवालों का देखा है त्याग, कहीं न कहीं संघर्ष उनका हर जगह, हर चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वो सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करती रहती थी और जब मुझे मौका मिला, जब मेरी ट्रांसफ़र ऐसी जगह हुई, तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ जिसको बोलते हैं, मैंने अंतिम प्रयास समझकर ही ये तैयारी शुरू की थी। फर्स्ट और अंतिम प्रयास मैंने सोचा एक बार कर लेता हूँ, तो कहीं न कहीं भगवान ने भी साथ दिया, सभी का साथ मिला, तो शायद मैं ये परीक्षा पास कर पाया हूँ। कहानी बड़ी फ़िल्मी लग रही है। पत्नी ने मोटिवेट किया, पत्नी मिली, हाँ? एक लड़की मिलती है, वो आपको बताती है, मोटिवेट करती है, शादी करती है, उसके बाद कहती है कि आप में काबिलियत कूट-कूट के भरी है और आप ये केवल इंस्पेक्टर लायक नहीं हैं, आप तो हाँ, देश की सबसे बड़ी कुर्सी मतलब जिले की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए बने हुए हैं। तो ये कहानी फ़िल्मी भी बिल्कुल। है, बड़ी मतलब ये उनके लिए है, भैया देख लो, ऐसा नहीं कि शादी हो जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। और तो शादी के बाद भी आदमी बन सकता है और पत्नियां बना भी देती हैं। तो ये कहानी संजीव बिल फिल्मी है। आ, ये एक बात बताओ, उन्होंने छोड़ दी थी पढ़ाई, मतलब उसके बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था? आपकी श्रीमती जी क्या कर रही हैं? मतलब अभी करेंगे तैयारी, ऐसा नहीं है छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, जो करना है वो करके ही रहेंगे। लेकिन अभी होता है कि बेटा थोड़ा छोटा है तो उसको देखभाल के लिए दोनों में से किसी एक को तो ज़्यादा समय देना पड़ता है। बाकी साथ में थोड़ा बहुत चलता है, अभी भी चल रही है तैयारी। नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल जो हम अपने दर्शकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं या प्री दे रहे हैं, प्री में नहीं होता, मेंस में लटक जाते हैं, मेंस नहीं होता, इंटरव्यू नहीं हो पाता है। बहुत लोग माध्यम को लेके, तो माध्यम के मामले में तो आपने बता दिया।
तो हमारे ऐसे दर्शकों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जिनके बच्चे तैयारी करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा यही संदेश है कि अपना जो लक्ष्य जो है पहले उसको स्पष्ट रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आप लगातार मेहनत करिए। सबसे बड़ी बात है धैर्य रखिए। मैं 2016 में लगा था, मुझे भी 26 में वो लक्ष्य मिला है, 25-26 में 10 साल लग गए। तो ये हो सकता है कि धैर्य रखना पड़ता है, कई बार समय लग जाता है, लेकिन अगर आप परिश्रम करते रहोगे, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखोगे, तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। वो मिलकर ही रहेगी। अगर मेरे जैसा इस बैकग्राउंड से आके कभी अगर बैकग्राउंड का ज़िक्र होगा, किस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, कहाँ से आते हैं, अगर हम इस स्टेज पे पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी उस स्टेज तक पहुँच सकता है। और इस परीक्षा चाहे कोई भी परीक्षा हो ज़िंदगी की, सभी को पास कर सकता है वो। संजीव से बात करने का मकसद मेरा यही था कि जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। संजीव उसी तरह से आज हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए कि भई आप देख लो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिस बैकग्राउंड से संजीव आए हैं और जितना कम समय में इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, कोशिश की। हाँ, शादी हो जाएगी तो पत्नी का सहयोग मिलता है, इनको मिला। आपकी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? माँ, बाप, भाई, बहन बहुत लोग हैं सहयोग करने के लिए, दोस्त भी होते हैं। तो संजीव, आप अगली बार परीक्षा देंगे यूपीएससी में अपना रैंक सुधारने के लिए। तो हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप को सफलता मिले। आप आईएएस बने, जहां भी रहें, जैसे भी रहें। क्योंकि आप, एक अच्छी बात ये होती है, कई बार हमने देखा है कि जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो आम आदमी के, गरीब गुरबों के, उनके प्लाइट्स को, उनके कष्ट को उन्होंने देखा होता है, जिया होता है, तो वो समाज में बेहतर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए कि उनको ग्राउंड रियलिटी की जानकारी होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर प्रशासक बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे बेहतर ढंग से और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। तो हमारे तरफ से, हमारे अनकोट परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, फिर मिलेंगे थैंक तो यू। फिर बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।